दुश्मन जो आवे सामने तुम मोड़ दे उसका पंजा रे। दुश्मन जो आवे सामने तुम मोड़ दे उसका पंजा रे। चल मोड़ दे उसका पंजा रे। सात आसमान चीरे सात समुंदर पीरे जब सात सुरों में बोले ये कहलान। हिम्मत है तो रोको जुर्रत है तो बांधो के आज हथेली दे रंगी है जान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून है सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है। मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। केएसजी परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले ये सभा चालू करने से पहले मैं आपको जो सबसे अहम मसला है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। केएसजी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। कभी किसी बच्चे को अगर किसी के पास गुटखा होता है तो हम उसे एडमिशन नहीं देते। ये हमारी पॉलिसी में है, मूल पॉलिसी में। बच्चा गुटखा खा रहा है, हमारे को लग गया तो बच्चा ये कहता है कि साहब मैं गुटखा खा रहा हूँ, मेरा पैसा है, आपको क्या दिक्कत है? तो हम उसे एडमिशन नहीं देते। बोलो गुरुजी बैच चल रहा है तो हम पहले तो बता देते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद में हमें पता लग जाता है कि खा रहा है तो उसे कहते हैं बैच नहीं चल रहा। अभी तो गुरुजी आप कह रहे थे कि नहीं चल रहा, फिर आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? कि वैसे टाइम पास करने के लिए उसे रिटर्न भेज दिया जाता है। ये हमारी मूल पॉलिसी में था। इसी दौरान 2018 से 2022 4 साल बड़े उतार चढ़ाव भरे रहे। शुरुआती से लेकर आज तक यहाँ तक पहुँचे, उसमें काफ़ी दिनों का सामना हमने किया। कई बार ऐसा भी वक्त आया कि 2 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, उनको भी हमने पढ़ाया, लेकिन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अब एक बच्चा मिला जिसका नाम, वास्तविक नाम था अजय हरिजन, लेकिन इतना पसंद आया उसकी शालीनता कि पूछो मत। कुछ बच्चे तो उसको जानते हैं तो लोग उसके दीवाने हैं। भले ही दुनिया उसकी कोई भी जाति बना रखी हो, लेकिन मैं कहता हूँ उस परम जाति से मान के, और मेरे दिल को छू गया तो मैंने उसे गोद ले लिया और उसका नामांकन चेंज करके उसका नाम रख दिया कोटक। मेरे बाद में अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो उसको कोई भी बच्चा पूछ लिया करता था, वही चीज़ें चला करती थी। हुआ क्या कि कई बार ये घर पे रुक जाता था, तो घर पे तो जानते हो आप सभी मजदूरी करते हैं, कुछ बकरियां हैं वो चराते हैं, तो उन दोस्तों के साथ लग के और एक गुटखा वगैरह खा लिया करता था। एक्सक्यूज मी विनोद, ये बात कैसे साबित कर सकते हैं आप कि ये गुटखा खाता है? अब इसका अदालत से अनुरोध है कि इसके पहले मैं पहलू पे जा रहा हूं, फिर इस बात को सिद्ध करने के लिए दोनों तरफ के वकील उतारे जाएंगे। पहले मैं चाहता हूं कि मेरा जो मुकदमा है उसको पूरा पहुंचा जाए। अगर जनता ये चाहेगी इसे खारिज कर दिया जाए तो निश्चित रूप से मैं वापस चला जाऊंगा। तो 1-2 बार महाजनों मेरे को महसूस हुआ, मैंने कभी ज़िंदगी में चाय नहीं पी, तो कोई चाय भी पीता है तो उसकी गंध आती है, क्या स्मेल से आती है, और मैं महसूस कर लेता हूं उसे। तो जब ये मेरे पास से निकला, कई बार हम पास ही बैठे रहते थे, काफ़ी प्लान करते रहते थे क्या करना है, कैसे करना है। कोटा कभी घर वाले शादी के लिए कह देंगे तो क्या करना है, ऐसी चीज़ें हम काफ़ी बैठ बैठ के किया करते थे। तो कई बार इसमें गंध आई, मैंने महसूस किया और पूछा कोटक तेरे अंदर गंध आ रही है। तो इन्होंने कभी मेरे चरणों से ऊपर नहीं देखा, हमेशा यूं ही रहते थे
और कोटक यूं करके हमेशा कहते, कड़े गुरुजी काहीं कुनारी। कभी उन्होंने, मेरे को लगता नहीं कि यहाँ तक देखा होगा उन्होंने, हो सकता है पीछे से आगे कभी देख लिया हो, लेकिन सामने से लड़कों को ही नहीं, मतलब मेरे को ही नहीं, किसी लड़के को भी ढंग से नहीं देखता। वो बिल्कुल सिंसियर है, बहुत झुका हुआ है। तो जब मैं ज़्यादा प्रेशर डाला तो उन्होंने मेरे को बताया, कोटक ने बताया कि गुरुजी मेरा छोटा भाई कोट पहन के गया था, इस कोट में इत्र लगा दिया। मैंने सोचा कि आजकल डीओ ऐसे आते हैं जो शराब की भी सुगंध देते हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई परफ्यूम बन गया हो, डीओ बन गया हो, जिससे तानसेन की भी क्या आ रही हो, सुगंध आ रही हो। हाँ, कुबेर। अब होता क्या है कि ऐसा 4-5 बार हो गया, और 4-5 बार जब भी ये रुकता 2-4 दिन की छुट्टी करता, मजदूरी करने जाता, क्योंकि पैसे कमा के, हालांकि फीस के लिए हमने तो इनको छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी घर खर्चे के लिए या माँ बाप के लिए मजदूरी करके 2-4-5 दिन की, या फिर मैं यूं कहूं, अभी सिद्ध हो जाएगा दरबार में कि उस तानसेन के लिए 2-4 दिन की ये मजदूरी करता रहता था। तो जब भी मजदूरी करके लौटता, इसके अंदर गंध आती। हुआ क्या कि इनका स्टोनो में नंबर आ गया। इन्होंने पूछा, गुरुजी नंबर आ गया। मैंने कहा घर वालों को मत कहना। क्यों? क्योंकि मैं इतने समृद्ध परिवार से हूं जिसमें करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की जमीन जायदाद है, लेकिन आज भी अगर मैं कोई छोटी सी नौकरी में लग जाऊं तो मेरे को घर वाले इसको रिजाइन नहीं देने देंगे। कोटक, या तो पूरी जिंदगी तू मजदूरी करके खा लेना, या तेरा लक्ष्य तेरे को ऊंचा लेके जाना है। तू घर वालों को किसी को नहीं बताएगा ये बात कि तेरा नंबर आ गया है। तू यहां आ रहे, जाके टाइपिंग कर और सीधा यहां आ जाना, किसी को बताना मत कि मेरा नंबर आ गया। आ जाएगा तो अपन बाद में विचार करेंगे क्या है क्या नहीं है। मैंने कई लोगों से इस बात में डिस्कस भी की, कोडिंग में की, शायद आपसे भी की होगी कभी। तो अब जब ये वहां से आता है, आज से लगभग 5-7 दिन पहले जब ये टाइपिंग वाइपिंग करके फ्री होके आया, फिर इसके अंदर गंध आ गई। मैं क्लास छोड़ के जा रहा था, ये क्लास से सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, और जैसे ही नीचे आए और हम टच हुए और मेरे को गंध आ गई। मैंने कहा कोटक आज गंध आ रही है, वही नीचे गए। अब जब मैं इसको पूछ रहा था तो ये बार बार इनकार कर रहे थे। इधर एमडी साहब राजेंद्र जी सर उपस्थित थे, इधर शंकर जी सर उपस्थित थे, पॉलिटिकल वाले, क्योंकि क्लास चेंज हुई थी। ये वॉशरूम जाके आया था और मैं क्लास चेंज कर रहा था, तो सामने से टकरा गए। तो मैंने इसको पकड़ा, कोटक को यूं पकड़ के नीचे झुकाया। राजेंद्र जी कहा, गुरुजी देखे सूंघ के बता ना, इसके अंदर गंध आ रही है। बोला कि कोई गंध नहीं आ रही। मेरे को खुद के ऊपर शक होने लग गया कि कहीं कान में, नाक में कोई मिस्टेक नहीं हो गई। फिर पकड़ के लेके गया, शंकर जी के पास लेके गया। शंकर जी ने भी इनकार कर दिया। अब मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगा गया। ऐसी स्थिति में फिर भी मैंने सोचा कि कर विश्वास खुद पर, और मैंने कहा बोले चेक कर लो। बोला कि गुरुजी चेक कर लो, कोटक की पोजीशन देख लो गुरुजी, चेक कर लो। तो मैंने जैसे हाथ डाला एक जेब में और बिल्कुल खाली। अब मेरी ये स्थिति हो गई कि दूसरे जेब में हाथ डालने की मेरी हिम्मत ना रही। क्यों? क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन खुद की नजरों में कभी गिरना नहीं चाहता, खुद अपने आप को पागल नहीं मानना चाहता। मैं सोच रहा था अपना ये बड़ा भ्रम है, इसको बनाए रखें। अगर इस जेब में हाथ दिया और ये खाली आ गया तो पूरी जिंदगी भर अपने आप को पागल समझेंगे। तो अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं सिक्स सेंस लगा रहा हूं कि जेब में हाथ दें या नहीं दें। तो मेरा हाथ यूं था और मैं राजेंद्र जी सर से बात कर रहा था, लेकिन मेरे को पता नहीं मेरे परमात्मा ने या मेरे ईश्वर ने या किसने उस हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकाया। मैं नहीं सोच रहा था कि नीचे हाथ चेक करें, क्योंकि मेरी हिम्मत इसलिए नहीं थी कि इस जेब में उनके एक कोटक के जेब में मोबाइल भी था, तो मैं सोच रहा शायद मोबाइल ही है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहा तो कोटक यूं खड़ा था और कोटक ने मेरा हाथ पकड़ के यूं भूंचना प्रारंभ कर दिया। मैं उन पलों में पहुंच गया
मैं उन पलों में पहुंच गया जब ब्राह्मण ने पहली बार मेरी धर्मपत्नी को हाथ पकड़ाया था और उन्होंने पहली बार हाथ भेजा था। अब समझ में आ गया मामला कुछ ना कुछ गड़बड़े है। और मैंने जोर लगा के जेब में हाथ दिया और निकाला तो निकली कुबेर का खजाना। मेरे को पता लगा कि ये वही कुबेर था जिसकी वजह से तू इतनी बुलंदियों पे जा रहा है। मैंने कहा कोटक ये क्या है? इसकी तरफ देखा, जिंदगी में पहली बार कोटक ने गर्दन उठा के यूं देखा, लेकिन खामोश। मैंने कहा कोटक तेरा फैसला बाद में लेंगे। बाद में कई मर्तबा इनका शुक्रवार के दिन, पिछले शुक्रवार को इनको पकड़ा गया। तो मैंने चाहा कोई मेरा अजीज आदमी होता है, मेरा कोई खासम खास आदमी होता है, मेरे जीवन का रिवाज बताता हूँ, तो उसके लिए मैं फैसला बड़ा गंभीर होकर लेता हूँ। 5-7 दिन तक उसके गुनाह के बाद में मैं विचार करता हूँ, उस पर पूरी ज़िंदगी के आयाम लेता हूँ कि उस पर क्या फैसला, क्या असर पड़ेगा, ऐसा हो तो क्या पड़ेगा, ऐसा हो तो क्या पड़ेगा, क्या किया जाए। तो मैं इस पर सोच रहा था। मैंने कई तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की। मैंने बच्चों से पूछा, क्लास में कहा, बहुत लोगों से राय ली। इनके मित्रों ने लॉबी करके कहा कि गुरुजी और सब तो ठीक था, लेकिन आपको उस क्लास के अंदर नहीं बताना चाहिए था। क्यों भाई? उधर कोई चक्कर चल रहा था उसका, उधर ना बताता भाई, आप उसको बोल देते। कोटक से बात की। कोटक ने कहा गुरुदेव अगर ऐसा कोई मसला था तो आप मेरे को उसी टाइम भगा देते। क्या आपको लगता है कि मैं आपका कहना नहीं मानता? मैं कोई अर्जुन लाल योगी नहीं कि मैं ये कह दूं कि नहीं गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा। आप एक बार इशारा तो करते, हुकुम, ये दुनिया छोड़ के चला जाता। ये परसों रात की फोन की बात है। मैंने कहा कोटक यही अहम मसला है कि तू अर्जुन लाल योगी नहीं है, नहीं मैं तेरे को उसी टाइम क्या कर देता, भगा दिया होता। अब मेरी आत्मा मुझे जलील करने लग गई, इसकी वफादारी मेरे ऊपर हावी हो गई। तो मैंने सोचा कि इसका फैसला अब मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को पता लगा कि मेरी आत्मा मुतमईन नहीं है और मेरी आत्मा इसे माफ कर रही है बार बार, और अगर मैं ये फैसला लूंगा तो मेरे सिद्धांतों में कटौती होगी। तो इसलिए मैंने से कहा कोटक तू अपना वकील तैयार कर और तू मेरे खिलाफ केस लड़। मैं तेरे खिलाफ खुले अदालत में जाऊंगा और दरबार से मेरे सिद्धांतों को रखूंगा, वो करूंगा। गुरुदेव, इन्होंने कहा गुरुदेव ये कल की बात है, फैसला तो वही होगा जो आपको मंजूर है, जो आपने सोच रखा है। तो आप मुझे 5 दिन हो गए कोटक को खाए हुए, खाना जिन हालातों के दौर से जज्बात से गुजर रहा है। देखो अगर आप पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, तो उसका दर्द समझ में आ रहा होगा जो मेरे चल रहा है। तो भी माफ नहीं कर सकता। और आज इस सभा में, क्योंकि पंच परमेश्वर होते हैं, आप ईश्वर तुल्य हैं, हो सकता है कोटक जनमत संग्रह की मांग करा ले कि साहब मेरे को जनता की अदालत से इंसाफ दिया जाए, या अक्षय कुमार की मूवी जैसे रुस्तम मूवी जैसे जूरी की मांग कर ले, तो जूरी भी है, जनता भी है, और अपने पक्ष में बचाव उतार रहे हैं रामस्वरूप जी, जो हमारे स्टूडेंट भी हैं, जो हमारे साथी भी हैं। केएसजी परिवार में हमने एक रीत चलाई है कि जो केएसजी से पढ़ा हुआ होगा, शुद्ध केएसजी से, वो यही पढ़ाए, वही पढ़ाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो नींव है मेरे सिद्धांतों पे, मेरे विचारों पे, मेरी सोच पे खड़ी की गई है, तो मेरी सोच से प्रेरित व्यक्ति ही इसे आगे लेके जाएंगे। अगर मेरी सोच छोटी है तो मिट जाएगी। कोई चीज
सिकंदर जब 19 साल तक का था तब तक ये पता नहीं था कि वो पूरी दुनिया को जीतेगा। उसके पिता ने उसे निर्वासित कर रखा था, उसकी माँ के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन अब परिस्थितियाँ बनी। कल भविष्य के घर में किसी ने नहीं देखा, हम आए हैं, हम जाएंगे, कोई भी यहाँ पे स्थायी रहने वाला नहीं है, ये मेरे को पता है। ये जीवन नश्वर है, भंगुर है। तो अब कोटक की तरफ से रामस्वरूप जी इनके बचाव में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एविडेंस, ऐसी कोई चीज जो मैं इनके सामने पेश करूं। रामस्वरूप जी बोलेंगे, रोको। रखे, बड़ी शिद्दत से रखे। इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि जो अजय है वो कुबेर खाता है, लेकिन वकील साहब को मैं कह दूं, आज इस अदालत में मैं ये साबित कर दूंगा कि अजय हरिजन कुबेर नहीं खाता है। कोटक जज साहब, वकील साहब ने ये कहा कि अजय हरिजन मेरे सामने गर्दन झुका के खड़ा होता है हमेशा, तो क्या वो ये बात गलत है कि किसी का मान सम्मान नहीं करना चाहिए? गर्दन झुका के यूँ खड़ा होना अजय हरिजन का केएसजी से जुड़ने से पहले ही बड़े व्यक्ति के सामने यही पोजीशन में ये खड़ा होता है। आज के बाद देख लेना या इससे पहले किसी से पूछ लेना। जज साहब, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्योंकि मुझे पता है कि इसमें लाखों खूबियां हैं, अगर उन खूबियों की बात की जाए तो इसे कभी भी सजा नहीं मिल सकती। पिछले 4 साल में अगर अजय कोटक ने एक बार भी वकील साहब के सामने, सर के सामने अगर गर्दन उठा के बात की होती तो ये कह सकते थे कि अजय हरिजन मेरे सामने गर्दन झुका के उस दिन क्यों खड़ा था। दूसरी बात इन्होंने कही कि 4 दिन या 2 दिन घर पे मजदूरी करता है, बकरियां चराता है, जर्दे के लिए पैसे इकट्ठे करता है, तो वो बात तो घर की परिस्थिति पे अकॉर्डिंग निर्भर करती है कि 4 पैसे 2 दिन रुकना, 4 पैसे कमाना, अपना खुद का खर्चा निकालना, जूते पहनना, कपड़े पहनना, बुक लाना, पेन लाना, और भी कई खर्चे होते हैं। यह साबित नहीं हो सकता कि वो जर्दे के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। तीसरी बात इन्होंने कही कि मेरे को 3 बार स्मेल आई कोटक से, पिछले दिनों में 3 बार कोटक से स्मेल आई। तो पहली बात तो यह है कि जब आपको पहली बार ही स्मेल आई तो उसी दिन इसको पकड़ना चाहिए था। मान लिया आपका शिष्य था, करीबी था, धर्म का जो बेटा है वो था, आपने नहीं पकड़ा, लेकिन दूसरी बार पकड़ लेते, आपने फिर छोड़ दिया, तीसरी बार आपने फिर छोड़ दिया। जब कोटक आपको परसों शुक्रवार को राजेंद्र जी सर और शंकर जी सर की उपस्थिति में जब इनको स्मेल आई और इन्होंने कोटक को पकड़ लिया और कोटक के जेब से कुबेर प्राप्त कर ली, तो आप मुझे यह बता दो कि हर वो व्यक्ति जो जेब में हथियार लेके घूमता है, क्या वो हर व्यक्ति ही गुनहगार होता है? ऑब्जेक्शन। जेब में हथियार लेकर घूमने वाला व्यक्ति, क्या हर व्यक्ति गुनहगार हो सकता है? अदालत में जो उपस्थित हैं वो अपना मत रखें कि जेब में हथियार रखकर घूमने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति गुनहगार हो सकता है क्या? दूसरी बात, ऑब्जेक्शन, मैं चाहता हूं कि या तो मेरे सामने मेरे प्रतिद्वंदी वकील जूरी से मांग रखे, जूरी से फैसला कराएं। पहले मेरी बात को कंप्लीट करने दे जैसा, क्योंकि जनता के सामने ऐसे तथ्य पेश। वकील साहब एक बार मेरी बात को कंप्लीट करने दो। गुनाहगार छूटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरी बात को कंप्लीट करने दो। तीसरी जो चौथी बात इन्होंने कही कि कुबेर प्राप्त होने के बाद अभी आ रही है।
कुबेर प्राप्त करने के बाद इन्होंने कोटक की गर्दन पकड़ के राजेंद्र जी के सामने उपस्थित किया, तो राजेंद्र जी को कोटक के अंदर से स्मेल नहीं आई। दूसरी बात, शंकर जी ने भी मना की ये बात, इनको भी स्मेल नहीं आई। तो ये बात कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये आएगा सर, आएगा, तथ्यात्मक भी आएगा, आ रहा है। तो इन्होंने वहीं राजेंद्र जी के सामने इसके मुंह में चेक किया होता। दूसरी बात, जेब में पुड़ी निकाली इन्होंने, वो पुड़ी मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, वो पुड़ी नई थी या पुरानी थी? योर ऑनर, माननीय सभासदों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब कोटक के पक्ष में एक भी बात ना कही जाए, क्योंकि उसकी खूबियां इतनी हैं, क्योंकि मैं उसे मुजरिम को पेश भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है अगर उसकी शक्ल आपने देख ली, मात्र देखने पर से उसके चेहरे पे इतनी मासूमियत है कि मैं कैसे बाहर हो सकता हूं। लेकिन अब मैं बताता हूं मैंने उनमें क्या क्या तथ्य देखा, क्या क्या चीजें देखी। पहले तो मैं पेश करना चाहता हूं, पहले तो वो कुबेर, गोकुल कुबेर ले जाओ, मैं चाबी दो, ड्राइंग में ऊपर वाली ड्राइंग में वकील पूरी तैयारी के साथ आए हैं, चालू करो। नहीं, ये देखो मैं बहुत एक स्त्री है, इसमें कोई मैं बहुत बड़ी बात है, 3-4 तथ्य पेश करूंगा। हमने बहुत ये मूवी वगैरह में देखा, ऐसा मामला बड़ा विचित्र तो है ही, साथ इसके साथ भी इसको प्रूव करना और वो करना भी अपने आप में बहुत, जिसे कहते हैं, चैलेंजिंग है। देखो, मैं पहली चीज माननीय सभासदों से ये कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप मेरे सामने वाले वकील को कभी भी उसके पक्ष में बोलने का अवसर ना दें, क्योंकि वो मुजरिम है, उसे हीरो की तरह बना के पेश नहीं किया जाए। आप जज साहब, आप इस पैकेट को देखिए, ये कुबेर आप देख रहे हैं, और ये खुली भी है और ये प्राचीन में है। इसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया इसके। हाँ, हालांकि 2-3 क्लासों में मैं इसे साथ रखा, और जब मैं इसे साथ रखा अपने जेब में रखा, पता नहीं मेरे क्या हुआ, यहाँ से ये गंध चढ़ी और मेरे नाक में चली गई। आपको भी कोई बोल देगा कि आप कुबेर खाते हो। चाहता हूं कि ये बुढ़ी किसी और की हो सकती है। जज साहब, जज साहब, इसके बावजूद भी कुछ तथ्य हैं जिन पे बात की जाएगी। जैसे मैंने ये ली तो मैं लेके गया अपने साथ, हर क्लास में मैं इसको बाहर रखा और मैंने कहा कि ये मेरी नहीं है, कोटक की है, जिस दिन मैंने लिया। उसके बाद मैं इसे सबूत के तौर पे मैं उसे रखा, और चूंकि उससे मैं लिया और उस टाइम मेरी क्लास चल रही थी, मैं ऊपर नहीं जा सकता था, मैं सोच रहा था कि इसे भगाया जाए या क्या किया जाए। उस टाइम मैं द्वंद में था, और वो जो मैंने रखा इसे 2 घंटे के दौर में रखा, बाकी इसको सबूत के तौर पे मैंने बाहर रखा, फिर इसके बाद में रख दिया। अगर इन्होंने ऐसा किया हुआ था, अगर इनके जेब में ये थी, तो इनको ये पता था कि अपने जेब में क्या है, कुबेर है। मैंने जब इससे पूछा योर ऑनर, तो इन्होंने, इस मासूम चेहरे ने मेरे को इनकार किया। इनकी इनकार इनका गद्दारी का सबूत है, क्योंकि मेरी बात सुनिए जज साहब, मेरी बात सुनिए, क्योंकि जब मैंने इसके अंदर गंध आई तो मैंने 2 चीजें पूछी, ये घबरा गया, 2 चीजें पूछी, फिर मासूम ये साबित हो रही है। नहीं, अदालत गवाह से चलेगी, सबूतों से चलेगी। आपने अजीब कोटक को मौका दिया क्या कि ये कुड़ी किसकी है? नहीं, मैं इसे, मतलब आप झूठे। जज साहब,
जज साहब, आज तक के इतिहास में ये हमारा नियम था। हमारे संविधान में 214 एक्ट रूल नंबर 3 ये था, किसी के जेब में ये हो, किसी में ये गंदा है या कोई खाता हुआ सबूत पाया जाए, वही गुनाहगार है। जेब में रखना भी हमारे है, लेकिन वो गुनहगार नहीं हो सकता। अब मैं शांत करो अदालत, आप शांत करो, आप शांत करो, आप जज हो। भाई जज साहब के हाथ में या थोड़ा माना जाए। जज साहब, मैं अजय के जो कोटक है उसके पक्ष में कुछ सबूत पेश कर रहा हूँ आपको। केएससी कोचिंग में उपस्थित एक कॉफी देना उधर से। केएससी कोचिंग में उपस्थित सभी इसके साथी, अगर एक भी साथी, एक सिंगल पर्सन अगर अजय कोटक के बारे में ये कह दे कि मैंने इसको खाते हुए देखा, तो आप इसके ये दोस्त हैं, इनसे पूछ सकते हैं। योर ऑनर ऑब्जेक्शन, योर ऑनर ऑब्जेक्शन। क्योंकि कोई भी साथी अपने व्यक्ति के लिए खिलाफ गवाह नहीं दे सकता। यहाँ तक कि आप किसी स्टाफ को भी पूछ सकते हैं, खिलाफ गवाह नहीं दे सकता। दोस्त के खिलाफ क्यों देगा? कोचिंग के बाहर उपस्थित किसी प्रति व्यक्ति को पूछ सकते हैं आप, अगर अजय हरिजन कोटक को कहीं जर्दा खाता हुआ देखा हो। मैंने खाता हुआ नहीं देखा जोर साहब। दूसरी बात, दूसरा सबूत है मेरे पास। इनको खाते हुए किसी ने देखा हो? हाँ, खाते हुए किसी ने भी देखा हो। कोचिंग में ओनली? कोचिंग बाहर, अंदर और बाहर, अंदर बाहर कहीं भी। इनको दे दो, ये आप इन किशन सर को दे दे, जज साहब को दे दो। नहीं, दूसरा हेलो सर, जज साहब को इसको लगाओ। दूसरा सबूत है मेरे पास इसका। इसके जो बाहर इसके गांव के जो फ्रेंड हैं, उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इनमें एक कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है ऊपर वाला, बाकी ये 2 नीचे इसके दोस्त के हैं। आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं। तीसरा सबूत है, इनके पिताजी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इनको पूछ सकते हैं। और चौथा सबूत है मेरे पास, इसके जो 24 घंटे साथ रहते हैं उन दोस्तों का, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। आपने जेब से जर्दा निकाला है वकील साहब, मुंह से नहीं। मैं अपने काबिल वकील को सलाम करता हूं, लेकिन मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं। आर्टिकल 247 की धारा 3 के तहत हमारा नियम है कि चाहे बच्चा खा रहा हो या ना खा रहा हो। केएसजी में किसी बच्चे के पास हमने देख लिया, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में भी, तो हमने उनके पैसे रिटर्न करके और वापस भेजा है। कहीं तो 10 दिन बैठे हैं तो हमने 10 दिन का पैसा भी नहीं काटा। बोला अगर तू 500 दिया, ये 500 ले और चला जा। बोला क्यों गुरुजी? बोला नहीं रखना। ये 247 के आर्टिकल 3 में लिखा है। मैं बात ये नहीं कर रहा कि वो खा रहे थे, आप इनको, मैं ये सिद्ध नहीं कर सकता। तो मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि जेल में कुड़ी कहाँ से आई। क्या इनको जब एडमिशन देते तो कोई बॉन्ड कॉपी? बिल्कुल जज साहब, देश के प्रत्येक कानून का प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। केएसजी कोचिंग में आया हुआ प्रत्येक नागरिक को, स्टूडेंट को इस बात का पता रहता है कि यहाँ के रूल क्या है। नहीं, खाना आ रही है तो ठीक है, हाँ, या तो आप इसको नहीं बिल्कुल लिखित में था। आप लिखित में पेपर देते हैं क्या सर? नहीं बिल्कुल नहीं देता। हम एडमिशन कराते हैं तो वो हो सकता है इसमें आपने ऐसा लिखा हो कि आपने ऐसा बताया, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले आप बोल रहे थे खाने से संबंधित बोल रहे थे, अभी आप इस बात पे आ गए हैं कि रखना भी जुर्म है, आर्टिकल रखना भी जुर्म है फला के तहत। तो अभी आप इस बात पे आ गए, थोड़ी देर में आप
कोचिंग में बैठा हुआ स्टूडेंट किसी को दूसरे को चंदा खाता हुआ देख भी ले तो वो भी गुनाह है। वो भी गुनाह, ऐसा नहीं स्पष्ट आप इसमें है नहीं, थोड़ा सा आगे बहस चल रही है, डिसीजन बाद में भी लेंगे, आप वो नहीं हो मेरा राइट नहीं हो। जैसा अभी तक का आप परफॉर्म किया। मैंने भारत की अदालतों में इंसाफ काफ़ी देखा है, और इंसाफ की जो बात कर रहे हैं वो इंसाफ आत्मा से होता है। हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को मैं कह रहा हूं, यहां तक कि वकीलों को भी पूरे कानूनों का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कानून लागू नहीं होता। जज साहब, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये आपका फर्ज है कि भारत के संविधान, नियमावली और उसको जानें। आप कोई भी जुर्म करेंगे उसकी सजा क्या होती है उसे जानें। फेस मास्क नहीं पहनते, सरकार उसकी गारंटी नहीं देती, हाँ, लेकिन चिर परिचित रहते हैं, और चिर परिचित तो मैंने कभी नहीं दिया किसी को। और रही बात, आपने केस को कमजोर करने के लिए एक बात कही जज साहब, अब मुझे लग रहा है कि आप जज कम वकील ज्यादा हैं, तो मैं कह देना चाहूंगा आप ज्यूरी बदल दीजिए अदालत के अंदर। मैं अब ज्यूरी पे मेरे को भरोसा नहीं है, और मैं जन्म संग्रह कराऊंगा। मेरी बात में बुरी होती, जन्म संग्रह लूंगा। आप मेरे को घेरा जा रहा है। आप कोई बिना मैं जन्म संग्रह, आपने कहा कि आज तो इसके जेब में मिलना जुना है, कल ना आपने कानून बना दिया कि साहब वो खा रहा था उसकी तरफ देख लिया तो गुनाह हो गया। हाँ, भारत के संविधान में किसी लड़की को 5 सेकंड के लिए घूरना भी जुर्म है, अपराध है। ये ऐसा संविधान बनता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन अगर आप ये बात ये मांग करते कि क्या कोटक को इस बात का पता नहीं था, क्या इस बात का कोटक को पता नहीं था? ज्यूरी पे आप अनैतिक दबाव क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? हम क्योंकि आपका जज साहब प्रश्न जो किए जाते हैं, जज साहब प्रश्न वकील से किए जाते हैं, मेरे सामने वाले काबिल वकील से किए जाते हैं। आप सम्मानीय हैं, आप अदालत हैं, आप भगवान हैं। आपका एक पॉइंट आपको ही सूचित किया है, इनके तो 4-5 माइनस लिख चुका मैं, तो आप इस तरह से करोगे क्या? मैं इनको बोलता था अब तक तो बैठ के ये बाहर हो लेते। आप इस तरह से आक्षेप नहीं करें। क्षमा चाहता हूँ, मैं जज साहब से क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, आवेशित होने के वजह से मतलब इनके लिए ऐसे कहने से मतलब ये हो गया। आप अपने संवेगों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक है, करो आप वक्त तार्किक दीजिए, आप सही सबूत। आपका पक्ष कमजोर चल रहा है। हाँ, हमें भी तो फैसला करने में दुविधा महसूस होनी चाहिए ना। जज साहब, ऐसा भी नहीं हो वकील, कहीं अन्याय हो जाए, सबसे बड़ी बात यही है। वकील साहब ने खिलाफ अन्याय हम करना नहीं चाहते। सबूत मैंने जो दिए हैं, हाँ वकील साहब ने आपके सामने एक सबूत रखा है, हाँ, एक कुबेर की पुड़ी, बस, और यह साबित कर रहे हैं कि यह कुबेर की पुड़ी कोटक की है और कोटक खाता है। लेकिन इन्होंने यह पूछने की कोशिश नहीं की कि यह कुबेर की पुड़ी कोटक के जेब में है तो या किसी और की भी हो सकती है, यह आई कहाँ से। और मैं यह साबित कर रहा हूँ आपके सामने कि यह कहाँ से आई। इनको इनके प्रति कोई दुराग्रह है क्या? पहले से पूर्वाग्रह बना रखा है इन्होंने इस तरह का बना रखा है। एक तरफ तो जहाँ पे ये अपना कहना चाहते हैं, हम बताओ। अच्छा, ये पुड़ी कहाँ से आई? कोटक सुबह नहीं, मैं 5 बजे उठता है। आपसे नहीं पूछना चाहता, मैं कोटक से पूछूंगा इस बात। मैं बता रहा हूँ ये बात, बाद में मैं कोटक को पेश कर दूंगा, कोटक से पूछना चाहूंगा। बाद में मैं कोटक को पेश कर दूँ। ये पुड़ी, ये पुड़ी कहाँ से आई? मैं कोटक से जानना चाहूंगा इसका जवाब। जज साहब, ये पुड़ी कोटक सुबह 5 बजे उठता है अपने घर से, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर से आता है वो लड़का, और कोटक से पूछी जाए जज साहब, कोटक बता देगा जज साहब। ऑब्जेक्शन जज साहब, वकील है।
ये बात को घुमाएंगे आप। ऑब्जेक्शन, मैं कोटक से पूछना चाहूंगा। मैं कोटक को पेश करूंगा जज साहब, कोटक को पेश करूंगा मैं, आप मुझसे पूछा जाइए। लेकिन पहले मेरी बात रखी मैं जाए। चाहूंगा मैं उन्हें, क्योंकि मैं उन्हें साबित करूंगा कटघरे में लाया जाए। बाद में दिया जाए, बाद में बाद में। कोटक सुबह 5 बजे अपने घर से उठता है, 5-6 किलोमीटर ये लड़का पैदल आता है। तो 3 किलोमीटर, शुक्रवार के दिन, 3 किलोमीटर आता है साहब। शुक्रवार के दिन आना जाना मैं बता रहा हूँ जज साहब, अगर वकील साहब अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आना जाना 6 किलोमीटर होता है। दूसरी बात, मैंने घर पे जाके चेक नहीं की, मैंने कोचिंग में चेक की है। कोचिंग में मतलब ये 3 किलोमीटर चल के हैं। बिल्कुल आएंगे बाद में। बिल्कुल। तो वकील साहब, जज साहब, कोटक सुबह 5 बजे उठता है। शुक्रवार के दिन उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो कोटक को कॉल आया। गोकुल जो इसका साथी है यहाँ केएसजी में मैनेजमेंट में जो है, गोकुल चंद है, उसका फ़ोन आया कि वो आज लेट आएंगे, आप थोड़ा जल्दी जाना। वैसे ही कोटक लेट उठा था और जल्दी जाने का प्रेशर और आ गया। आनन फानन में यह घर से निकले, किसी बाइक वाले को हाथ दिया, बाइक पे बैठे और निकल दिया गांव से। बाइक पे बैठे व्यक्ति के जेब में फ़ोन और यह पुड़ी दोनों थी जज साहब। उस व्यक्ति के पास फ़ोन आने पर उसने कहा कि कोटक मेरे जेब से फ़ोन निकाल। बाइक चलाने वाला व्यक्ति सुबह ठंड में दोनों हाथों से बाइक चलाता है, एक हाथ से नहीं। पीछे बैठे कोटक ने फ़ोन निकाला, फ़ोन के साथ ये पुड़ी भी खिसक के आ गई। किसी जर्दे खाने वाले को पूछ सकते हो आप, अगर फ़ोन के साथ पुड़ी बाहर ना आती हो तो आती है, आती है। यहाँ तक कि पैसे भी बाहर गिर जाते हैं, कभी कभी पैसे भी बाहर गिर जाते हैं। उसके जेब से पुड़ी बाहर आ गई। कोटक ने फ़ोन उठाया और उसको कॉल रिसीव करवाई। उसके बाद उन्होंने बात की, कोटक का उतरने का स्टैंड आ गया। आनन फानन में कोटक को कोचिंग खोलना था, उसके ऊपर पहले से प्रेशर था कि आप लेट हो जाओगे, कोचिंग खोलना, गोकुल नहीं आएगा। तो आनन फानन में बाइक वाला मोबाइल लगा कर निकल गया और ये पुड़ी उसके हाथ में ही रह गई जो उसके गांव का था। इसने सोचा क्यों ना मैं इसको जेब में डाल लूं और शाम को वापस उसी व्यक्ति से मिलूंगा, वो गांव का था, उसी टाइम मैं उसको वापस लौटा दूंगा। और यही घटना मेरे क्लाइंट के साथ घटी कि इनके जेब से कोचिंग में प्रवेश करते ही अरविंद जी ने यह पुड़ी पकड़ ली साहब। पूरा केस यह है, जो बात है वो आपके सामने है। अब मैं इससे अदालत से चाहता हूं कि अगर अदालत कोई फैसला दे तो पहले पूरे केस की जांच हो और उसके बाद में जो भी आप सजा दोगे वो मेरे क्लाइंट को मंजूर है जनाब। अरे कोटक को मैं उपस्थित कर दूंगा, अगर आप कोटक से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो साहब। इनसे भी करो, क्रॉस क्वेश्चन चाहता हूँ। इनसे पूछो। क्रॉस क्वेश्चन में अभी दलील दीजिए। नहीं, इन्होंने जो बोला है, मैं आरोपी से चाहता तो हूँ। ये कहानी बताइए क्रॉस क्वेश्चन आरोपी से चाहता हूँ। बाद में। अभी इन्होंने जो कहानी बताई नहीं, है, मैं इसमें क्रॉस आपको क्वेश्चन क्योंकि घटना, हाँ मेरे को इस पे शक है। शक है तो आप इनसे पूछ सकते नहीं, हैं, उनसे। आरोपी से पूछो, दलील देना। आरोपी से, आरोपी आरोपी से खड़े हो। पहला क्वेश्चन यहीं रहो, खड़ो, यहीं खड़ो। पहला क्वेश्चन ये कि क्या ये पहली बार हुआ है कि आप किसी के साथ बाइक पे बैठ के आए हो? मतलब आप कन्फर्म है, श्योर है? आप कई बार बाइक से बैठ के आते हैं? तो क्या ऐसे पहले भी कभी हुआ है कि कभी आपने किसी को मोबाइल करवाया हो या ये भी निकला हो, आपके गुटखा पे निकला हो उसके साथ? हुआ है। और आपने पहले भी यहाँ कोचिंग में लेके आए हो? नहीं। पहले, आज से पहले जब ये निकला था तो आप उसे नहीं लेके, क्यों? क्योंकि उस टाइम में लेट नहीं होता था, टाइम पर उतरता था तो वो ले लेता था अपना सामान। उस टाइम क्लाइंट पे यह दबाव। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, आप ही सपोर्ट कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को क्रॉस क्वेश्चन। ये कोई प्रेशर नहीं था उस दिन कि कोचिंग आपको ही जाके खोलनी है। नहीं। ये वकील साहब थोड़ा दिमाग लगाएं,
जज साहब उस दिन पहले भी लेट हो चुके थे, उस दिन के ऊपर दबाव भी था। शुक्रवार था, और शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार को तारीख अभी निकाल कर दो गलती माफ कर दो। वो गलती मानने को जूरी का एक माननीय सदस्य अभी इमरजेंसी की वजह से थोड़ा निकलेंगे, ऐसे निकल देंगे। कोर्ट ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन नहीं, तारीख नहीं होगी, आज झंडा कटेगा। इन्होंने जज साहब अभी बताया है कि ये बाइक पे बैठ के आ रहे थे, पीछे बैठे थे किसी के, और इन्होंने ये कहानी गढ़ी है कि किसी के जब पीछे बैठे थे तो मोबाइल बजा, तो मोबाइल के साथ ये भी आ गई, मोबाइल उसके कान के लगा दिया, ये उसके हाथ में रह गई और जल्दी में आ गई। और दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि ये जल्दबाजी में थे, मैंने इनको कॉल किया था कोचिंग खोलने के लिए। क्या मैंने कॉल किया था कोचिंग करने के लिए? गोकुल ने मैंने गोकुल का नाम लिया है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि गोकुल ने ये कहा था कि मैं आज जल्दी नहीं आऊँगा, तुम्हें आके खोलनी है, इसलिए इनको जल्दीबाजी थी। केस की बिना सिर्फ ये है, तो शुक्रवार की सुबह की कॉल डिटेल मंगाई जाए, बिल्कुल शुक्रवार की सुबह की कॉल डिटेल मंगाई जाए, क्योंकि जज साहब ये कहानी बाद में गढ़ी गई है, क्योंकि ऐसी कोई जल्दबाजी थी नहीं। जज साहब अब ये कॉल बात बताइए एक मिनट, अब- हाथ में जब ये रह गई पूरी, आप खाते नहीं तो आपको वो पूरी हाथ में होने के बाद अजीब सी नहीं लगी? भाई कुछ अपना कोई सामान छूट जाता है, अपने हाथ में है, कुछ भूल गए तो नहीं जज साहब, इसी से फैसला होगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन मोबाइल से अगर बात हुई तो इनकी जल्दबाजी हो सकती है। बात करो। हाँ। अजीब सी लगने से कुछ भी नहीं होता कि वो मेरे साथ का था, मेरे को उसको शाम को लौटा देना था बस। नहीं तो आप समझे ही नहीं, आपके हाथ में रहे ना वो चीज, हाँ, हाथ में थी, मेरे जेब में डाल ली और यहाँ आ गया मैं शाम को लौटा आप मिलेंगे मुझे उतरे भी होंगे, गाड़ी रुकी भी होगी, ऐसे कोई आवाज है तो आप एक साथ जब मार गोकुल का मोबाइल पेश था, मैं गोकुल का मोबाइल हमें संदेह उसको क्लियर करने दीजिए ना। नहीं सर, आप गोकुल का मोबाइल देखिए ना, शुक्रवार की कॉल डिटेल देखिए, क्योंकि ये तो इसका खास मित्र है। अब शुक्रवार को सुबह जाके तो कॉल नहीं कर सकता, ठीक है? आप इसको खोल के दीजिए, इसको हम चेक करेंगे, बिल्कुल खोल के दीजिए, आप कुछ नहीं करेंगे। गलती माफी मांग ले। गोकुल भाई पूछ लो ना उसको। आपके नंबर कितने हैं? मोबाइल नंबर? हाँ, 70 62 48। हाँ जज साहब, पूरी कॉल हिस्ट्री गायब है। जज साहब पूरी कॉल हिस्ट्री गायब है। जज साहब पड़ जाए, ऐसा हो सकता है आपने 5 दिन इस केस को सजा सुनाने में 5 दिन लगा दिए वकील साहब। नहीं। तारीख पे तारीख दे रहे हो आप। मुकेश जी आइए, आनंद हो रहा है भाई। आप देखिए शुक्रवार को क्या तारीख थी, शुक्रवार को तारीख बताई जाए, कॉल डिटेल मिल रही है इनकी 23 जनवरी 24 जनवरी, इनकी कोई भी तारीख शुक्रवार को नहीं आ रही। 21 जनवरी को इनका जो कॉल हुआ, इनका आउटगोइंग हुआ 21 दिसंबर को है, जनवरी में नहीं हुआ। 15, 23 और 24, इसके अलावा इनका कोई कॉल हिस्ट्री नहीं है। हाँ, डिलीट क्यों करेगा? नहीं है, इसमें डिलीट नहीं है ना, इसमें डिलीट नहीं है, इनकी कॉल हिस्ट्री नहीं है। कॉल हिस्ट्री हम आगे से निकाल लेंगे, कॉल हिस्ट्री तो निकल सकती है। नहीं जज साहब, तारीख नहीं चाहिए, फैसला चाहिए आज। हाँ तारीख नहीं चाहिए, पिछले 5 दिन। पर आप इसको देखिए ना, वो 21 तारीख नहीं आ रही। 21 तारीख को अगर कॉल हुआ तो इनके कॉल में क्यों नहीं आ रहा? कोटक का फोन भी चेक कर लिया जाए। लो माफ
और जज साहब अब और अब मैं माननीय वकील साहब से चाहता हूं कि इस फैसले के अंत तक पहुंचे और जो भी फैसला हो वो सुनाएं 5 मिनट तक का। अब तब तक के लिए उससे पहले मैं गाना चला देता हूं आपको और जज साहब फैसला लेंगे। आप बैठो। आंटी जी डिस्कस करो इसमें। आंटी जी डिस्कस करके बताओ। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान को लागू करने का एक उत्सव है जिसका आपने हमारे संविधान का जो प्रारूप है वो आपने लाइव देखा कि भाई जो अपने को अधिकार है, सबसे पहले तो स्वतंत्रता का, अपनी अभिव्यक्ति का, उसको आज जो मुकदमा हुआ उसके लिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि भाई आज आपने जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको लाइव दिखा दिया कि इतनी मेहनत के बाद ही हमें न्याय प्राप्त करने का और जो अपराधी है उसको अपने अपराध के विरुद्ध में जो सबूत प्रस्तुत करने होते हैं उनके अधिकार मिले। ये अपने स्वतंत्रता का भी परिणाम है कि हम आज ऐसे लाइव डिस्कशन, न्याय, समानता, स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। अब आते हैं आपके डिसीजन पे। रामस्वरूप जी ने भी बहुत ही अच्छे तर्क दिए और अरविंद सर जैसे आपको पता है कभी कभी हाइपर हो जाते हैं तो एक इनका व्यक्तित्व वैसे तो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी है, तो इनको कई बार मैं कहता हूँ कि उत्कृष्टता में इनकी एक ही कमी है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है कि भाई कोई व्यक्ति महान कब बनता है जब वो कोई जो बात कहना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने पे कंट्रोल करना होता है। तो जब जो माननीय जूरी ने जो डिसीजन लिए हैं उनसे मैं आपको अवगत करा देता हूँ। पहला जो डिसीजन है वो तो अजय उर्फ कोटक जी का बारे में है कि भाई पहली बात तो अरविंद जी ये सिद्ध नहीं कर पाए कि उन्होंने वो क्या जर्दा या कुबेर जो खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये प्रूव नहीं कर पाए। तो लेकिन जो आप देखते हैं कि अपनी शिक्षण संस्थाओं के आसपास जो वो जर्दा वगैरह बेचना ही जुर्म है तो रखना भी जुर्म है। तो कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं तो बस AK-47 रखता हूँ, इसको चलाता नहीं, ठीक है ना, तो वो चीज़ भी गलत है, गलत चीज़ गलत होती है। ठीक है, तो इस आधार पे ये डिसीजन लिया गया है कि जूरी के द्वारा उनका 2 दिन का सस्पेंशन किया जाएगा कोचिंग से। अगर अरे सर बैठिए, अरे आगे सुनिए, अरे पूरा डिसीजन सुनिए, पूरा डिसीजन सुनिए। देखिए ये नैतिक दृष्टि से भी सही नहीं है और आपके जो फॉलो करें रूल्स को उसके लिए भी सही नहीं है कि भावनाओं के आधार पर जिसने कुछ थोड़ा चाहे कम गलत किया हो या गलत किया गया हो उसको पूर्णतः मुक्त नहीं किया जा सकता। आपकी जन भावनाएं थी कि भाई उनको कोई सजा नहीं मिले, लेकिन ये उचित नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति आगे जैसे कानूनों का भी दुरुपयोग होता है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो सभी ऐसे कहने लग जाओ, खाने वाला भी नहीं, मैं तो दूसरे के लिए लेके आया था, मेरे चाचा के लिए लेके आया था, ताऊ के लिए लेके आया था, वो चीज़ गलत है। तो किस लिए सस्पेंशन किया गया है, उन्होंने जर्दा रखा है, लेकिन ये भी आपके भविष्य के लिए किया गया। अरविंद सर ने नहीं तो कोई लिखित में दिया, पहले इन्होंने कहा कि क्या करते हैं, जर्दा खाते हैं, फिर उन्होंने कहा कि रखना भी जुर्म है, लेकिन इसका शायद आपने लिखित में कुछ प्रारूप बना नहीं रखा। तो आगे से सजेशन दिया जा सकता है कि भाई आपके कहने से कोई ऐसे डिसीजन नहीं होगा, जो भी आप बच्चों को आपके नियम कायदे हैं उनको लिखित रूप में आपको उनको बताना होगा कि भाई जर्दा खाना, रखना, ये गतिविधियाँ हमारे कोचिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। ये तो जो आपका डिसीजन है ये तो अपने जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग है कि भाई शैक्षिक संस्थाओं के आसपास जर्दा रखना, बेचना सभी गलत है। ठीक है, अगर दोबारा कोई व्यक्ति या जो कोटक जी हैं अगर रखते हुए पाए जाते हैं तो इनका परमानेंट सस्पेंशन भी किया जा सकता है। फिलहाल 2 दिन का सस्पेंशन है। दूसरा डिसीजन है जो अरविंद जी के बारे में है कि बीच बीच में क्या कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं। तो इन्होंने जूरी पर निराधार आक्षेप लगाए कि आप इनका पक्ष ले रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। डिसीजन के बिना एक योग्य व्यक्ति से, एक शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती कि भाई कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल ले, क्रॉस क्वेश्चन कर ले तो आप भड़क जाएं, चाहे वो जूरी हो चाहे स्टूडेंट्स हो, क्रॉस क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। तो जो इन्होंने जूरी के साथ बदतमीजी की, ठीक है,
तो एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता, ठीक है। शिक्षक क्या आपको भी शोभा नहीं दे सकता कि जो न्याय होता है और जो न्याय करने वाला है उस पर आप विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं करते, अगर बुलाकर आप ऐसे कहते हो मैं कहूँ वैसे वो सही है और दूसरा कहें वो गलत है, तो इसके लिए इन पर 100 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाता है। ठीक है। अब सुनिए, अब आगे का जो आगे के जो सजेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनके बारे में बसंत भाई साहब आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू। बोलना है क्या? एक बार मैं थोड़ा सा बोलना है, आप ही आपका है। ये लगाना पड़ेगा, ये लगा। आज का ये सार्थक रूप से कार्यक्रम किया गया। आज का दिन को जैसे अपन ने मना लिया, आज का दिन सही मायनों में संविधान को जैसे जी लिया, ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत रहा है आज का। जो जूरी ने ये डिसीजंस दिए हैं वो कहीं ना कहीं इस कोचिंग की अनुशासन को, इसकी नीति को, इसके नियम को, इसके भविष्य को देखते हुए जब इन्होंने जूरी की मांग कर ली तो ये इसी के संदर्भ में है। और किसी भी तरह का मैंने पहले से ही एक ये भावना लेके बैठे थे कि कहीं भी अगर अपने को कठोर निर्णय भी लेना पड़ा तो लेंगे, अगर ये बात न्याय तक ही आती है। लेकिन अदालत को समयाभाव भी इतना कम दिया गया कि फैसला आज ही हो, तो जो भी तथ्यात्मक जानकारियां थी, जो पेश किए गए सबूत थे, दस्तावेज थे, जो भी इन्होंने दिए, उनके मद्देनज़र देखते हुए ये निर्णय लिए गए। आगे से जो है इनका जो ये लिखित में सस्पेंशन चस्पा किया जाएगा नोटिस बोर्ड पे, 2 दिन का कोटक महोदय का ये जो सस्पेंशन है मुख्य नोटिस बोर्ड पर मोटे अक्षरों में चस्पा किया जाए, जिससे साफ साफ लिखा जाए कि विद्यार्थी को ये चीज़ रखने के जुर्म में, ठीक है, एवं पहली गलती लेकिन केवल रखने के जुर्म में, इसमें भी छूट इसलिए दे दी गई कि नियम का जो रखने वाली बात थी कि थोड़ी सी स्पष्ट नहीं थी, नहीं तो इसमें कोताही नहीं है, परमानेंट सस्पेंशन होता, इसमें कोई दो राय नहीं। मोटे अक्षरों में लिखा जाए, उसमें रखा जाए और कम से कम सस्पेंशन समाप्ति के भी 5 दिन तक ये नोटिस बोर्ड पे लगा रहे, 7 दिवस तक, जिससे कि एक आदमी अवगत हो जाए। और इसका जो अब इन्होंने बता ही दिया विधिवत लेकर के पेज पे, जो अब अनुशासन प्रिय कोचिंग संस्थापक महोदय, और ये एक फोरम शुरू में ही बता दे जिससे ये समस्याएं आम नहीं हो। बस रूल्स इज रूल्स, यहाँ न कोई पैसे की इतनी चाहत है, न कोई वोर है। डिसीजन कई बार अपने प्रिय के खिलाफ भी लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो ऐसा धर्म संकट बार बार पैदा नहीं हो। फिर भी कोई अगर गलती करेगा तो उसका पनिशमेंट 100% किया ही जाएगा। अब अरविंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसके क्रम में ही अपना प्रोग्राम जो चल रहा था सुबह 10 बजे से चल रहा है, लगभग 3 बजे तक अपना एक टारगेट था। झंडारोहण कार्यक्रम हुआ, फिर उसके बाद में राष्ट्रगान के बाद में 12 बजे से अदालत हुई,
कोटक के विरुद्ध जूरी ने अपना फैसला दिया। यकीन मानो कि मैं ये चीज़ सोच के आया था, 5 दिन से मैं सो नहीं रहा था इस मामले में, क्योंकि कोटक से भी मेरा दिल काफ़ी जुड़ा हुआ था और मैं ये सोच रहा था कि अगर, क्योंकि मेरे को एक चीज़ का पता था कि कोटक के खिलाफ कोई भी लड़का तो छोड़ दो, कोई लड़की भी खिलाफ नहीं थी। लड़कियां भी ये करती, गुरुजी एक बार माफ कर दो इसको, और ये करती गुरुजी ये सब छोरे जब आप नहीं होते तो सब बदमाशी करते हैं, कोटक सर झुका के रहता है। तो मेरे को लग रहा था मैं जन्म संग्रह में भी हारूंगा। मेरे को लग रहा था, मैंने जूरी के ऊपर अंगुली उठाई तो मेरे दिमाग का 5 दिन का वो जो कीड़ा था, वो दर्द था, वो ये था कि कैसा ना हो कि कोटक ने इधर भी कुछ सेटिंग कर ली हो। अब मैं झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि सभा भगवान होती है, इंसाफ न्याय ईश्वर होता है, तो इसलिए मैंने जूरी पे उंगली उठाई। मेरे को नहीं लग रहा था, और मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं ये सोच के आया था आज जब मैं चला था कि अगर मेरे सिद्धांतों की तिलांजलि दी जाती है तो फिर मैं उन सबको छोड़ ही दूंगा, कोचिंग को छोड़ दूंगा। मैं अपना टर्मिनेशन तैयार करके लाया था, इस बुनियाद के साथ मैं यहाँ आया था कि आज अगर ऐसा होता है, अगर बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी माफ कर दें, ऐसे जटिल नियम नहीं होने चाहिए, तो मैं आपको बार बार कहता हूं ना, जब आप क्लास में बैठते हो तब कहता हूं लड़कों की लाइन इधर होती है, लड़कियों की इधर होती है, तो मतलब लड़कियों की तरफ नहीं देखोगे, देखो तो 10-5 बार भगा दिया बच्चों को, 10-5 बार भगा दिया। ऐसा यही नहीं है, ये तो मेरी चलो खुद की है, अपने बुनियाद पे मैंने कोचिंग खड़ी की है। मैं और भी कई कोचिंगों में पढ़ाने गया तो मैं उन टीचरों में नहीं रहा कि अगर बच्चे समझ में नहीं आ रहे, कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं तो पेन रख के आ जाए। मैंने वहां अनुशासन अपना वहीं भी लागू किया। दुनिया की चाहे कितनी खराब है कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे मैं कहीं भी गया, कम से कम मैंने 10 कोचिंगों में एक्स्ट्रा में अध्ययन करवाया है और इसी सिद्धांत के साथ करवाया है। तो मेरे को लगा अगर अपना सिद्धांत अपने निजी जीवन में, निजी संस्था में लागू नहीं करेंगे तो फिर लागू कहां करेंगे। आना जाना चलता रहता है, आप आए हो जाओगे। बहुत से बच्चे जब दारू पीते हैं तो एक ही तर्क देते हैं, भगवान भोलेनाथ भांग पीता था, अरे पियो ना तुम, भांग मत पियो, चरस खाओ, गांजा खाओ, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो बनो, वो त्रिशूल तो दिखाओ तुम्हारी, भस्मासुर का नाश तो करो तुम। कई बार कहा है, क्लास में कहा है मैंने, गुरुदेव कृष्ण ने 16,000 चक्कर चलाए तो तुम 32,000 चलाओ, लेकिन मथुरा से द्वारिका तक को जीत के बताओ, जीतो ना। एक पटवारी की नौकरी आपसे निकलती नहीं, पुलिस आपसे निकलती नहीं, एक थानेदार आप बन नहीं सकते, और वो करोगे जो वो करता था। मैं बार बार कह रहा हूं, अंतिम रूप से कह रहा हूं, रामायण में भी लिखा है, मैं ब्राह्मणों के प्रति, मेरे सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि मैं अंधभक्त हूं, ब्राह्मण का, गाय का, इनका बड़ा अंधभक्त हूं। तो मैंने कहा है और अब फिर कह रहा हूं, समर्थ हूं का दोष गुसाई। तुलसीदास जी जो रामायण लिखते हैं उसमें लिखते हैं समर्थ हूं का दोष गुसाई, कि अगर कोई आदमी सामर्थ्यवान है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है, वो जो भी कांड करे सम्मान्य है समाज को। बाली को मारा, बाली को मारा, अवैधानिक था, लेकिन बस वैधानिक हो गया। कुछ भी करो आप, समर्थ बनो, सामर्थ्यवान को कोई दोष आरोपित नहीं कर सकते। और आप अभी विद्यार्थी हैं, लर्निंग एज आपकी, उसमें
उन्हें आप अपनी बुनियादों में डाल रहे हैं कि आप गुटखा खा रहे हैं, चिगम खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मैंने कहा 25 साल बाद में छोड़ो सब चीजें, एक जीवन का ट्रैक लो। जैसे मैंने अपने जीवन का ट्रैक ले लिया भाई, सब पढ़ाई छोड़ के ये कोचिंग खोल लिया, ये काम धंधा कर रहे हैं आप। उसके बाद में जब आप जीवन जीते हैं गृहस्थ, तब आप वैसे जियो जैसे आपके सिद्धांत हैं, जैसे आपके नियम है, तब जियो आप। वो आपका काल है, केवल और केवल। पहले 50 साल तक होता था, मैं अब कह रहा हूं 45-40 साल तक हो गया है। क्योंकि बच्चे जब इतने बड़े हो जाते हैं ना, तो वो कंट्रोल करने लग जाते हैं आपकी लाइफ को भी। ये आपको पता लगेगा कि आपके माता पिता भी आपसे कितना कंट्रोल हो रहे हैं, और आप छोटे छोटे बच्चों से कंट्रोल होंगे। वो गिर गया, उसने ऐसे बोला है, उसने ऐसे किया, फिर वो आपकी लाइफ नहीं रहेगी। तो इसलिए बच्चा जो जिंदगी जी रहा है ना, वो 15 से लेके और 30-32 की आयु में अपनी जिंदगी जी रहा है। तो मेरे को जूरी का न्याय बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा। ये आत्मा का न्याय था, मैं बड़ा खुश हुआ। भाई साहब माननीय, जब भी हम धर्म संकट में रहते हैं, कोई समस्या रहती है, तो इन्हीं से समाधान कराते हैं। 3-4 दिन से लॉबिंग करके मैंने इनके पास समय लिया, बोला भाई साहब 10 बजे आ जाना। मेरे को पता था नहीं आएंगे, जहां बैठ गए वहीं के हो गए। जिंदगी में कभी खुद का टाइम ही नहीं था। सामूहिक निर्णय था माननीय डॉक्टर साहब। ये बाकी सारी जूरी तो थी, मैंने डॉक्टर साहब को भेजा। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मेरी कोई आइडेंटिटी ना दी जाए, मैं कोने में बैठूंगा बच्चों में, मैं पूरी जिंदगी भर बैठा रहा हूं, लेकिन अब मैं छोटा बनना चाहता हूं, मैं मेरी जिंदगी जीना चाहता हूं, आप कभी मेरे परिचय मत कराना। मैंने इनसे हाथ जोड़ के कहा, डॉक्टर साहब अब जब पूरी सुनवाई होगी आपकी आंखों के सामने, तो आप फैसले में बोले, ताकि जब 5-7 आदमी बने, परमेश्वर हो, आत्मा का न्याय हो। और न्याय तो इनके खून में है। डॉक्टर साहब के तो दादाजी 84 के पटेल थे, इनके 84 के पटेल थे इनके दादाजी, तो इनके खून में है, तो न्याय तो बहुत अच्छा समय लगेगा। ऐसा दौर है, उस दौर में तुम विपरीत चीजें चल रहे हो। अगर तुम कमजोर हो तो उखड़ जाओगे, कमजोर हो तो उखड़ जाओगे। वाकई तुम्हारी जड़ें गहरी हैं, तो ही तुम टिक पाओगे। तुम सोचो, मैं यही सोच रहा था जब मैं आ रहा था, बड़ा फ्रस्ट्रेशन में था। अगर ऐसा हुआ कि पूरी कोचिंग ने, कोटक ने जन्म संग्रह की मांग करवा ली और पूरी कोचिंग उसे माफ कर देती है, तो फिर आज शाम से अपना रोटेशन क्या होगा? क्योंकि मेरा रोटेशन रहता है, रात को 10 बजे तक मैं यही की सोचता रहता हूँ, कल क्लास ये लेनी है, टीचरों को फोन करना, उन टीचरों को ये कहना आप ये लेना, आप ऐसे लिया करो, ऐसे लिया, खुद की पढ़ाई करना। तो कल से तो यानी आज शाम से तो मेरे को दूसरा शेड्यूल बनाना था, क्यों कोचिंग नहीं चलानी है क्योंकि अब कोचिंग नहीं चलानी है। कि जब अपने सिद्धांतों के लोग नहीं है तो पढ़ाएंगे किसको? भाई कोई बच्चा मेरे से साल भर से पढ़ रहा है, कोई 6 महीने से, तो मेरे नीतिगत सिद्धांतों को तो जानता ही है। एक विशेष नियम देखा होगा कि मैं एक हाथ से बहुत ज्यादा ढील लेता हूं और दूसरे से बिल्कुल खींच के रखता हूं। ढील ऐसे कि वो शब्द बच्चे पहली बार सुनते हैं, ऐसी चीजें जो बच्चे पहली बार सुनते हैं और बिल्कुल ऐसे हक्के बक्के हो जाते हैं। 2 उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, 2 उदाहरण। मेरी क्लास 1 घंटे की होती है, 1 घंटे में 30 मिनट तो प्रवचन बांटता हूं और केवल 30 मिनट ही पढ़ाता हूं। 30 मिनट में 5-6 पेज पढ़ा जाता हूं। कोई भी टीचर जो कंटिन्यू पढ़ाता है उससे ज्यादा पढ़ा जाता हूं और उससे बाहर भी नहीं होता। फिर लोग बोलते गुरुजी अब तो बड़ा नोट्स, गुरुजी तो फीस तो सबसे कम रखो जो दुनिया की, लेकिन थे आमन ठग ले जो, क्योंकि 40 रुपए की रफ कॉपी 80 की फेयर कॉपी मंगाता हूं। पता है ना आप सबको, ये सारे दुकान वाले जानते हैं। 80 की कॉपियां खाली हो जाती है इनकी,
क्योंकि केएसजी का बच्चा 80 की कॉपी लेके आएगा। हिस्ट्री की भी 3 कॉपी रहेगी, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। पुलिस वाला बच्चा कहता गुरुजी ये बच्चा करसन कहाँ गया, कहाँ है करसन, ये रहा करसन। 1 मिनट खड़ा होना, शक्ल दिखाना गुरुजी को, भाई साहब को दिखाना, शक्ल दिखानी है, मुंह मत देखो, बैठो। ये बच्चा जब पहली बार आया 2-3 दिन तक इसने फीस जमा नहीं कराई और एक बात कही, जो कोर्स का ही करा रहे हो, कोई प्रधानमंत्री को कोर्स करा रहे हो, पुलिस को कोर्स करा रहे हो, प्रधानमंत्री को। मैं बड़ा हाथ पर रह गया। अब हुआ क्या, 28 अगस्त की बात थी, अगस्त सितंबर में था ना, अक्टूबर में आरएस की परीक्षा थी, तो वो मैं देता रहता हूं। मैं परीक्षा देने गया और मैं वहां से रिटर्न होके आ रहा, इसी बच्चे का फोन चला जाता है, मैं ट्रेन से आ रहा हूं, रुपेश जी मेरे साथ थे। बोला गुरुजी थे पढ़ाया जी में सारा प्रश्न आया जी, थे पढ़ाया जी में सारा प्रश्न आया जी, उद्योग में सारा भी में, संविधान भी और हिस्ट्री भी जी। के बाद में इस बच्चे ने ये सोच के फीस जमा करा दी कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा, बोला मैं ज्यादा पढ़ाता हूं, कम तो नहीं पढ़ाता। तो हमारे एक रिवाज है कि ज्यादा ने जगह छे कम ने को ना। बहुत बच्चे ऐसे हैं यहाँ बैठे जिनसे 3000 रुपए नहीं दिए जाते, 1000 रुपए मुश्किल है उनके जीवन में, बार बार तैयारी करने वाले नहीं है। उनके पास मैटर होगा तो बैठ के पढ़ तो लेंगे। समस्या कहां आ रही है? हाँ, ये बात जरूर कहता हूं, क्लास में बैठे हो, अगर समझ में नहीं आता तो थूक के चले जाना। एक जो बातें की बात बता रहा था, डील की बताता हूं। गुड़िया है, गुड़िया हमारी जो शहजादी है, बच्ची है, वो लगभग 15-16 साल की है। 8वीं या 9वीं कौन सी क्लास में है वो? हाँ 9वीं में है ना। तो देखो, मैं बच्चों की शिक्षा के प्रति मैं कह रहा हूं कि मेरे पिताजी सारा होल्ड करते हैं। मैंने अपने जीवन में सिर्फ खुद को निकाला है, बच्चों को भी ध्यान ही नहीं दिया। बाल विवाह हो गई थी, बच्चे भी हो गए, जॉइंट फैमिली है, तो पिताजी सारा होल्ड करते हैं। तो कोई शादी में 5-7 दिन पहले की बात थी, भोग लगा दिया। हाँ लगा दिया, सभी को देते जाओ। 5-7 दिन पहले की बात थी, शादी में जीवने गई थी। तो जीवने गई तो उस गुड़िया को बच्चों ने, 2 लड़के थे, तो उन्होंने छेड़ना चालू कर दिया। अब वो लाडू खा रही थी, तो लाडू खाते खाते अब लड़की को जब छेड़ना चालू कर देते हैं, तो एक आध लाडू खाया, घर पे आके रोटी खाई। तो माँ ने पूछा, भाई तू जीवने गई थी, रोटी क्यों खा रही है? तो उसने कहा कि सामने छोरे बैठ गए थे और उन्होंने मेरे साथ बता नहीं, मेरे को सुना के क्या कह रहे थे, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब माँ दूसरे दिन जब मैं खाना खा रहा, क्योंकि मेरे पास इतना ही समय रहता है कि जब मैं खाना खाता हूं तभी पूरी रिकॉर्डिंग दे देती है कि पिता ये कह रहे थे, कि माँ ऐसे कह रही थी, बेटा ऐसे कह रहा था, बेटी ऐसे कह रही थी। बोला कि थारी मेहरबानी है ना, जिन्हें समझा लीजिए। बोला माँ क्या हुआ? कि खुद तो माँ ने जार बैठ गई, पटेलाई कर बन गई, और छोरी ने बाबड़ी ने एकली ने 12 ने बैठा दी। तुम्हें को दिक्कत क्या है? बोला कि जब मैंने छोरा छेड़ दिया, किधन कहीं कहीं खाती है, जो रोटी कौन खाई? बोला छोरी कहाँ है, लड़की कहाँ है? हमारे छोरी बेटी को कहा जाता है, कई जगह छोरी अपमानजनक शब्द है, आप इस बात को ऐसे ना लें। अपने अपने समाज होते हैं, अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी शैली होती है। तो उसको बुलाया गया, और जैसे ही बुलाया तो मैंने उसे मारना चालू कर दिया। शहजादी भी बहुत तगड़ी है, यूं कर करके एक भी चोट लगी नहीं। उसने एक टेक्नोलॉजी करके यूं कर देती है तो सामने पापा के लगती है। बोले पापा मेरा गुनाह क्या है, मार क्यों रहे हो मेरे को? बोला
छेड़ी तो छोरिया ने चाहिए, तुम छोरे जहाँ पाले को ना हाँ छेड़ तू बनाती, छेड़ तू बनाती। बोले पापा कहे तो उसको 10 तो गाली सिखा रखा हूं, इमरजेंसी। हमारे देश में गाते हैं ग्वालिया, मैं तुम्हारे को बता नहीं सकता, माँ की, बहन की, बेटी की। तू पातल उठाती उसके पास जाती, उनके मुंह में लड्डू ठूसती। इस तरह परवरिश कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैंने सोचा, जो मेरे सिद्धांत हैं, उनको वैसे लागू करो। बहुत बच्चे कहते हैं, वो कहती है, माँ कहती है कई बार, क्या कहते हैं, अरे कन्या का देवोगर बना, पाप बोलो। पाप ना करने के लिए तो मैं इतना धार्मिक आदमी हूं कि कोई ब्राह्मण निकल जाए तो उसको छू के भी मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं, गाय को भी, लेकिन उसे बेटी नहीं, बेटे जैसे पालेंगे, क्योंकि दुनिया पर राज करने के लिए पैदा किया उसको। अब वो उसका लक है कि वो कहां जाती है आगे, वो मेरे से क्या ग्रहण करती है, वो तो उसका है ना। ये नैतिक सैद्धांतिक चीजें क्लास में भी मैं बताता हूं, पर इन्हीं शब्दों में बताता हूं। ये तुम्हारी साइकोलॉजी की बीमारी है ना। ग्रो अप, ऊपर उठो इसे। ये तुम्हारे सीखने के अंतिम चरण है। फिर उसके बाद में तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मास्टर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डॉक्टर का, पुलिस का, पटवारी का। तुम्हारे यहां पे बहस में टक जाएगा, तुम वहां से सीख नहीं सकते कुछ। ये आधा अधूरा ज्ञान ही बांटोगे। इसलिए जो भी ये दौर है, इसको अच्छे से जियो। ये जीवन में पहली बार हुआ है केएसजी कोचिंग में कितना बड़ा उत्सव और इतना बड़ा फंक्शन मनाया गया है, वरना शालीनता से मनाया जाता है। आज अपन सभी ने 2 बूंद जिंदगी की भी खाई है। खैर कोई नहीं, एंजॉय दिस डे। और मैं फिर से कहूंगा कि आज का ये दिन, मेरे को पता नहीं कि कोटक के लिए क्या रहा, लेकिन मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा सबक रहा है कई मायनों में। अब मैं चाहूंगा कि मेरा प्रिय कोटक, जिसका मैं रेस्टिकेशन कर रहा हूं अभी से 2 दिन के लिए, अंतिम शब्द अपने इस जूरी व्यवस्था के न्याय के लिए कहें और इसके बाद में अंतिम विदाई लें यहां से। तो कोटक अब आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से। सभी दलीलें सुनकर सच्चाई को ध्यान में रखते हुए मेरे जेब से कुबेर प्राप्त होने की जुर्म की सज़ा सुनाई है मेरे को, ना कि मेरे जुर्म ये कुबेर खाने की सज़ा सुनाई। तो मैं इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ और ये मेरी गलती थी, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। और पहुँचे हुए हैं इस शुभ उपलक्ष्य पर उन सभी को मेरा नमस्कार, और हमारे जो भी मान्यवर पहुँचे हैं उन्हीं सभी को नमस्कार। मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ वीर सपूतों को, और नमन करता हूँ इस पावन धरती को जो आज इस शुभ उपलक्ष्य पर यह प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया। तो आज सभी गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आज ये आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि वो आज यहाँ बहुत कुछ सीखकर और एक न्याय का के लिए जो एक आज यहाँ पर कोटक का जो फैसला रखा गया, मैं काफ़ी इससे प्रभावित हुआ। इससे बच्चे को जीवन में काफ़ी कुछ सीखने को और आगे बढ़ने को आज सीखने को मिला होगा, और काफ़ी बच्चों ने इसके एक जो फैसला था उसको अपने एक्सेप्ट किया होगा बहुत ही दिल से और बड़ी एक भावना से, ताकि आने वाला जो बच्चा है, हमारा जो देश के भविष्य हैं, जो युवा है, वो इस तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा, मैं तो एग्रीकल्चर का हूँ, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कि अंग्रेज़ों की जो यहाँ पर गुलामी है उसका क्या रहा। क्योंकि मैकोले को आप सभी जानते हो, यहाँ पे जो वो मैकोले आया
यहाँ पर भारत के अंदर उसको भेजा गया, तो उसको एक चीज़ के लिए भेजा गया कि इस देश के अंदर हम गुलाम क्यों नहीं बना रह पा रहे भारत को, क्योंकि काफ़ी प्रयास करने के बाद में भी वो भारत को गुलाम नहीं बना पाए। तो गुलाम नहीं बना पाए तो यहाँ पर जो मैकोले को भेजा गया, उसने देखा कि यहाँ की जो भारतीय की संस्कृति थी बड़ी एक मजबूत संस्कृति थी। यहाँ के लोग दान पुण्य में, अगर बात करें पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, लोग नशे के अंदर बात करें नशा नहीं करते, लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें देखा गया। तो जब उनको लंदन की संसद के दिन वहाँ पूछा गया कि आपने क्या किया भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए, क्योंकि जब गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को तोड़ा जाए ताकि हम उनको आसानी से गुलाम बनाया जा सके। तो सबसे पहले उन्होंने, अंग्रेज़ों ने एक कोलकाता के अंदर एक शराब की दुकान खोली और लोगों को शराब, ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई वहाँ के लोगों को, ताकि इस भारतीय संस्कृति को तोड़ा जाए। वहाँ मैकोले कहते हैं कि हमने भारतीय संस्कृति में एक छोटा सा छेद कर दिया है, और वो छेद इतना बड़ा हो जाएगा कि भारतीय अपने आप ही क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। आप जानते हो कि जो नशा करने वाला, एक दारू पीने वाला, आप देखते हो उसको कि वो एक गुलाम की तरह ही काम करता है। जब शाम को आते हो तलब जगह आती है उसके, कोई न कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, है ना? होता है कि नहीं होता ऐसा? और वो पीने के पैसे के लिए कुछ भी करता है, करता है कि नहीं करता? पत्नी को भी मारता है, बच्चों को भी मारता है। क्या कह रहा है? तो वो हमारी एक भारतीय संस्कृति के अंदर एक छेद था। और आप सभी नौजवान जो आज यहाँ युवा है, आप सभी से यही उम्मीद है कि आप उस छेद को इतना और बड़ा आगे न बढ़ाएं ताकि हमारा भारत आज फिर गुलामी की तरफ धकेला जाए। तो आप जो नौजवान यहाँ के हैं, आपके नौजवानों के ऊपर इस भारत की जिम्मेदारी है और इस भारत का बोझ आपके कंधों पर टिका हुआ है ताकि आप एक भारत को एक विकसित और शक्तिशाली देश बना सकें। क्योंकि आप अगर पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और आप बढ़ोगे। यहाँ अगर किसी देश का अगर नौजवान अगर समझदार होता है, किसी देश का अगर नौजवान शिक्षित होता है, तो देश बहुत आगे जाता है। यही आपसे उम्मीद है कि आप इस देश को बहुत आगे लेके जाओगे ताकि आने वाली पीढ़ियां इस देश के लिए गौरव बन सके और देश के लिए एक गर्व महसूस कर सके, न कि आप किसी नशे के आदि या किसी, अगर बात करें, कहते हैं ना जिस घर के अंदर कोई नशे करने वाला होता है तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। देखते हैं ना अपने, अरे देखते हैं कि नहीं बेटा? यही आपने देखा होगा कि जिस घर के अंदर कोई दारू पीता है तो उस घर का लगभग धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाता है। वो एक पतन की शुरुआत है और आप भी उसकी तरफ न बढ़ें। और एक और बात कहना चाहता हूँ थोड़ी शिक्षा को लेके। इस हमारे भारत के अंदर एक विकट परिस्थिति आई, हमारे भारत में क्या, एक पूरे विश्व में आई। भारत एक 2020 के अंदर एक कोरोना का काल आया। कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित हुई इस कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो हमारे शिक्षा पे पड़ा। हमारी जो शिक्षा है वो बहुत प्रभावित हुई। आज बच्चे उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं और शिक्षा में काफ़ी बदलाव और क्रांति भी देखी गई। आप बच्चे आजकल जो देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से और पता नहीं गूगल के माध्यम से क्या क्या पढ़ रहे हैं, और छोटे बच्चे हैं वो पता नहीं इस फ़ोन के माध्यम से क्या क्या सीख रहे हैं, ये आजकल का पता भी नहीं है। और आप सभी घरों में देखते हैं कि जो बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसका किसी को पता नहीं है। गार्जियंस को भी पता नहीं है कि बच्चे आज क्या कर रहे हैं मोबाइल के अंदर, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा जो कभी भी, अगर बात करें, शिक्षा कभी भी अप्रत्यक्ष नहीं हो सकती। शिक्षा आज से पहले, सालों साल पहले ही प्रत्यक्ष थी और आज भी प्रत्यक्ष ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप फोन के माध्यम से पढ़कर आप विद्वान बन रहे हो। आप विद्वान तो नहीं बन सकते, लेकिन आपकी मानसिकता वहाँ तक सीमित हो सकती है कि मेरे को इतना ही ज्ञान ग्रहण करना है, इससे आगे नहीं ज्ञान ग्रहण करना। आप उसके आगे सोच भी नहीं पाते। आप जब क्लास में आते हो तो आप खुले विचारों के साथ आते हो, जो टीचर्स होते हैं उनके साथ खुले विचार अभिव्यक्त करते हो। क्या आज मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज केएसडी में आप नहीं पहुँचते तो क्या आज ये कोटक का केस आपके सामने आता, क्या ये चीज़ आप सीख पाते? कभी नहीं सीख पाते। ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ वो क्लास देखते आप, यहाँ सिलेबस हो गया साहब, आत्मा को संतुष्ट किए कि सिलेबस हो गया और हम यहाँ तक सीमित हैं।
शिक्षा के साथ साथ इंसान के अंदर संसार, अगर बात करें संस्कार भी ज़रूरी है, उसको दुनियादारी का ज्ञान भी ज़रूरी है, दुनिया कैसे चलती है। एक किताबों का नॉलेज अलग है और एक दुनिया का जो ज्ञान है, दुनिया में कैसे जिया जाता है, दुनिया में कैसे बात की जाती है, दुनिया में किसको कैसे जवाब दिया जाता है, ये विज्ञान होना एक बहुत ही एक जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। पढ़ने से आप ये सीखते हो कि दुनिया में क्या घटा, और जब दुनिया से आप रूबरू होते हो तब आपको पता ये चलता है कि दुनिया में क्या घटित होने वाला है, आगे क्या हो सकता है और क्या वर्तमान में क्या हो रहा है, ये आप इससे विभक्त होते हो। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप खुले विचारों के साथ, और जो भी इस केएसजी परिवार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने आज इस मंच पे मेरे को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर सभी को एक बार परिवार
रहा हूँ। माथा में छापा जाए मोटा सुन रहे गड़े सारा भूल को रे भैया पटाच नहीं को नहीं हमने मार जी वो पटाच नहीं कौन बढ़ाए खुद ना चले हम जज्बात बढ़ाए तो खुद को मतलब ही बढ़ाए स्वार्थी बढ़ाए जोड़ा बढ़े छू ऐ ना टापर ओरिजिनल कॉपी है फुल एचडी कोचिंग से जुड़े हुए मैंने आज यहाँ से होके मतलब मैंने आज तक कभी किसी के सामने ऐसा नहीं बोला। आज पहली बार खड़ी हुई हूँ, लेकिन जब मैं खड़ी होने से पहले ही सोच रही थी कि यार कैसे खड़े होंगे, कैसे सर के मतलब सबके सामने कैसे बोलूंगी। लेकिन मैंने एक चीज ठानी कि अगर मैं आज नहीं खड़ी हुई ना तो मैं जिंदगी में कभी नहीं खड़ी हो पाऊंगी। धड़कन इतनी तेज से हो रही थी, अब मत खड़ी हो, अंदर से बहुत तेज आ रही थी कि मत खड़ी हो, बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज्यादा। बचपन से मतलब आप भी तक है ना, मैं जस्ट बैठी थी तब से मुझे लग रहा है बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। मुझे मेरे फिर अंदर से आवाज आई एकदम से कि अभिलाषा आज तू खड़ी नहीं होगी तो जिंदगी में कभी नहीं खड़ी हो पाई इतनी बड़ी पब्लिक के सामने। आज तो दिस कोचिंग है